हेलो बच्चों। तो आज दूसरा वीडियो लेक्चर है आप लोग का। और पिछले वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन दिए थे लास्ट में आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग को बोले थे कमेंट में बताना, ठीक है, लेकिन आप लोग बताया नहीं। चलो देखो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि इसका आंसर बोलेंगे सर रूट अंडर नेगेटिव रहता है तो इमेजिनरी नंबर होता है, तो बोलेंगे ये भी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, और ये आंसर बोलोगे, ठीक है, जो कि गलत है आपका आंसर, ठीक है। इसमें से एक ऐसा नंबर है इन चार ऑप्शन में से, ठीक है, जो रियल नंबर है। तो देखो कल हम बताए थे कि रूट अंडर -1 रहा तो उसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, ठीक है। रूट अंडर -1 क्या बोलते हैं, आयोटा, इमेजिनरी, ठीक है। तो देखो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रहे, ठीक है, या फिर फोर्थ रूट के अंदर नेगेटिव रहे तो ये सब इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। ये वाला आपका आंसर जो होगा रियल नंबर कौन है इस क्वेश्चन में, तो उसका जो आंसर है वो ये वाला है, कौन सा, सी, ठीक है। कैसे, सो देखो क्यूब रूट अंडर -4 है, ठीक है, तो लिख सकते हो आप -4 की पावर, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर होता है ना ऐसा। तो सुनो -4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। फिर बताना -4 को क्या लिखा जा सकता है, -1 इंटू क्या 4, और पावर क्या है 1/3, क्लियर। फिर देखो जनाब इसका भी पावर होगा और इसका भी पावर होगा, तो देखो -1 की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 1/3, अच्छे से समझना, ठीक है। सारा ये सब यूज होगा फंक्शन में। अभी जो बेसिक पढ़ा रहे हैं समझ लो आपका ब्रिज तैयार हो रहा है, पुल तैयार हो रहा है, ठीक है, कहाँ, लंका पर चढ़ाई करने के लिए, ठीक है। चलिए समझ रहे हो ना लंका पर चढ़ाई करने का मतलब, जेई कवाड़ने के लिए, ठीक है। चलिए तो देखो -1 है तो -1 को क्या लिखोगे, -1 की पावर क्या 3, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, और होल पावर कितना है 1/3 इंटू 4 की पावर 1/3 को लिखा जा सकता है क्यूब रूट 4। कोई प्रॉब्लम, बताना -1 की पावर ऑड नंबर अगर कुछ भी रहा, -1 की पावर क्या ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, तो वैल्यू क्या होता है -1, -1 की पावर ऑड नंबर क्या होता है -1, ठीक है। सिमिलरली -1 की पावर इवन नंबर यानी विषम संख्या, ठीक है, क्या होता है +1, ठीक है। इसको जोड़ बोला जाता है और इसको बेजोड़ उर्दू में, ठीक है, सम संख्या को, और इसको विषम संख्या, ठीक है। चलिए तो -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 ऑड नंबर है, क्या होगा वैल्यू -1, तो -1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये और ये जब इस दोनों एक दूसरे को देखेगा तो दोनों को जलन होगा, बोलेगा हम तुमको खत्म कर देंगे, ये बोला तुम हमको करेगा तो हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, तो ये दोनों खत्म। तो -1 की पावर कितना, ये 1 होगा इंटू क्यूब रूट 4, -1 का पावर ऑड, -1 का पावर ऑड नंबर क्या होगा -1, तो इसको लिख सकते हो -1 क्यूब रूट 4। बताना ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, तो इर्रेशनल नंबर का नेगेटिव भी क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा, और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है, पढ़ाएंगे नंबर थ्योरी भी, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर जो है खुद एक रियल नंबर होता है, ठीक है। तो देखो यही एक ऐसा नंबर है इन 5 ऑप्शन में, ठीक है, जो क्या है रियल नंबर है। ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, और ये भी क्या है इमेजिनरी है। ये बेकार क्वेश्चन नहीं है, मतलब यूज है इसका, ठीक है, फंक्शन में आगे बताएंगे। जो भी बच्चे आप लोग 0 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक पढ़े हो, ठीक है, सब यूज होने वाला है, सब चीज़, ठीक है, हर छोटा से छोटा वो चीज़ जो पढ़े हो, ठीक है, वो सारा का सारा यहाँ पे यूज होने वाला है। और बहुत सारा ऐसा चीज़ जो होगा आप भूल भी गए होगे, ठीक है, क्योंकि इतना छोटा सा चीज़ पढ़े थे भूल गए, ठीक है, ऐसा होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो एक नोट पॉइंट करके लिख लो, ठीक है, इसके बारे में कि कब ये इमेजिनरी हो जाएगा और कब रियल होगा, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे जो दिख रहा है nth रूट, ठीक है, अगर n का वैल्यू ऑड नंबर रहा, n का वैल्यू क्या रहा, ऑड नंबर, वो भी 3 से ग्रेटर इक्वल, किससे, 3 से ग्रेटर इक्वल, तो इसके अंदर नेगेटिव रहा तो नंबर ऑलवेज रियल नंबर होगा, ठीक है। यहाँ लिख रहे nth रूट, क्या, nth रूट ऑफ व्हाट, नेगेटिव नंबर, nth रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होगा, ये एक रियल नंबर होगा या इमेजिनरी नंबर होगा, कब, ठीक है, ये एक रियल नंबर होगा या इमेजिनरी नंबर होगा, दिस नंबर इज रियल, ठीक है, ये रियल कब होगा, इफ, चलो रियल नंबर लिख दे रहे, ठीक है, वास्तविक संख्या होगा, रियल नंबर, क्लियर। कब ये रियल नंबर होगा, जब n का वैल्यू, जो n देख रहे हो, ठीक है, n क्या होना चाहिए, n बिलोंग्स टू ऑड एंड n ग्रेटर इक्वल क्या, 3, ऑड नंबर तो होगा लेकिन क्या, 3 से ग्रेटर इक्वल, क्लियर। चलिए तो देखा जाए, अब देखते हैं कि यही नंबर, ठीक है, ये पूरा फोटो जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर कब होगा, क्या होगा, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर इफ, जब ये n देख रहे हो, ठीक है, तो ये n का वैल्यू क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है, सम संख्या, हिंदी मीडियम वाले बोल रहे हैं वही बहुत कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा मत समझना खाली इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, यदि n का वैल्यू क्या हो, सम संख्या हो, एंड n का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल 2। सुनो, यहाँ पे जो है अगर x लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग होता है x की पावर 1/2, तो यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता है, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता है, मीनिंग समझ जा, अंडरस्टूड है कि यह स्क्वायर रूट है, ठीक है, लेकिन 2 के अलावा अगर क्यूब रूट रहा, फोर्थ रूट रहा, फिफ्थ रूट रहा, तो उसको यहाँ मेंशन करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ n है तो n का वैल्यू जो है फ्रैक्शन नहीं होगा, सपोज अगर लिखता है कोई बच्चा 1/2 या फिर लिखता है 3/4, ठीक है, तो ये सब बकवास लिखना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा ये n तो नेचुरल नंबर होगा, वो भी ग्रेटर इक्वल 2, और 2 को यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, ठीक है, कुछ नहीं है तो समझ जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो याद रखना जब भी यहाँ पे जो nth रूट है बताना, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर कि इवन नंबर, इवन है, तो जब भी इवन नंबर आएगा तो कैसा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर, और जब भी ऑड नंबर आएगा और ऑड नंबर के अंदर अगर रूट के अंदर नेगेटिव है, ठीक है, ऑर्डर रूट ऑफ ऑड ऑर्डर का रहेगा अगर रूट, ठीक है, तो जो उसके अंदर वाला टर्म अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर, ये बात याद रखना। चलो बहुत सारे बच्चे क्या देखते हैं कि रूट है, नेगेटिव है, इमेजिनरी डायरेक्ट, तो गलत हो जाएगा ऐसा, ठीक है। चलिए तो ये बात जो है अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट, और बता रहे थे क्या कि 1/0 के बारे में कुछ बताना है, ठीक है। चलिए 1/0 के बारे में कुछ बात कर लेते हैं आपसे। देखिए देखो 1/0, ठीक है, क्या होता है ये, इनफाइनाइट। सुनो 4/2 का मीनिंग क्या हुआ, ठीक है, 4/2 का मीनिंग किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर से, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर पार्ट, तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 2, तो आंसर क्या आएगा 4, तो इसका डिवीजन जो होगा वो क्या आएगा 2 आएगा, क्लियर। फिर देखो जैसे 12 है अपॉन 3 है, तो इसका डिवीजन करने का मतलब हुआ 12 को 3 से डिवाइड करने का मीनिंग ये हुआ कि 3 में कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या आ जाए 12 आ जाए, तो बोलो कितना, चलो 4 होगा ना, 3 में 4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 12, क्लियर, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। सिमिलरली 1/0, ठीक है, तो बोलो 1/0 का मीनिंग क्या हुआ, 1/0 का मीनिंग हुआ कि 0 में कितना नंबर मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए 1 आ जाए, ठीक है। तो देखो 0 में अगर आप
1 मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, 0 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा, 0 में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो भी, 0 में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 100 0 होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे 0 में 10 मल्टीप्लाई करें तो 100, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो 0 में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो भी 0, 0 में 99 मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0, ठीक है। तो और बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सोच रहे हो कि चलो ये सभी मल्टीप्लाई करने से 2, 3, 99, 999 से भी क्या हो रहा, नहीं हो पा रहा, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर लाओ तो भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसलिए 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, बहुत बड़ा नंबर रहा होगा, बहुत बड़ा। वो क्या नंबर है जो हमको पता नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर रहा होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 1 के करीब आएगा। तो इसलिए 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। कि बहुत सारा बड़ा नंबर रहा होगा जिसको 0 में मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 1। इनफाइनाइट क्या है, एक बहुत बड़ा नंबर जिसको हम कह नहीं सकते कि क्या होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ और टर्म 0/0 के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो डिवीजन का मीनिंग क्या होता है कि इस फोटो में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये वाला टर्म आ जाए। सुनो, क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो बच्चा बोला सर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 0। एक बच्चा बोला सर इसका आंसर अगर 0 है तो ये भी पॉसिबल हो सकता है क्या, 1। 0 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो एक बच्चा बोला सर जो मल्टीप्लाई करते हैं वही आंसर होता है। देखो 4 मल्टीप्लाई की तो 4 आंसर, 2 मल्टीप्लाई की तो 2 आंसर, तो 1 मल्टीप्लाई करने पर भी 0 आ रहा तो क्या 1 आंसर होगा। हम बोले ठीक है। जब तक ठीक है बोले तब तक दूसरा बच्चा फिर से पूछ दिया सर 0 में अगर हम सपोज 11 मल्टीप्लाई करते हैं तब भी तो 0 आएगा। तो हम बोले हाँ तुम्हारा बात सही है। तो पूछा क्या 11 आंसर होगा। जैसे ही हम बोले रुको तब तक दूसरा बच्चा फिर पूछ दिया। तो क्या पूछा दूसरा बच्चा कि सर इसमें अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 99 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो भी क्या होगा, 0 होगा। तो बताओ इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, 99 होना चाहिए। तो बताओ आंसर ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, मतलब बहुत सारा आंसर पॉसिबल है, ठीक है। मतलब क्या होगा, इसलिए इसका मीनिंग लेस बोलते हैं, ठीक है। 0/0 जो होता है वो क्या होता है, मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। इसको बोला था इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। कौन सा फॉर्म बोला जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप, हिंदी मीडियम वाले अनिर्धारित रूप, ठीक है, जिसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, जिसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग लिमिट चैप्टर पढ़ेंगे कुछ चैप्टर्स के बाद, ठीक है। तो पहला ये आपका मिला इनडिटरमिनेट फॉर्म, टोटल इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 हैं, ठीक है। एक आप लोग देख चुके हो। दूसरा जब इंडिसेज पढ़ोगे तो आप लोग जानते हो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1, पढ़े हो ना, a की पावर 0 1, बट याद रखना a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखना, किसी भी रियल नंबर की पावर 0 1 होगा बट 0 की पावर 0 1 नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 0 पावर तो 0 होगा, गलत है, ठीक है। 0 की पावर 0 1 होगा, ये भी क्या है, गलत है। चलो तो 0 की पावर 0 क्या होगा, समझ गया होगा। 0/0 क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, क्यों, क्योंकि 0/0 ये भी कोई बच्चा बोल रहा है, ये भी आंसर, ये भी आंसर, क्या आंसर होगा, इसलिए डिटरमाइन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, तो ये बोल रहे थे 0 का पावर 0 जो है कैसा फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। देखो तो 0 की पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो सुनो 0 की पावर 0 को ऐसे आप लिख सकते हो 1 माइनस 1 लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं अपन। चलो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। फिर देखो 0 की पावर 1 अपॉन, बताओ ऐसा इंडिसेज में पढ़े हो घातांक में, x की पावर m माइनस n, क्या लिखोगे, x की पावर m अपॉन क्या, x की पावर n, पढ़े हो ना। तो बताओ 0/0 जो इसी के फॉर्म में आ गया, ठीक है। और जानते हैं ये कैसा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है,
मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो 0 की पावर 0 भी क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो टोटल इनडिटरमिनेट फॉर्म कितना होता है, 7। अभी तक तुम कितना जानते हो, 2। कौन कौन, एक 0 की पावर 0 भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है और एक 0/0 भी, ठीक है। तो 2 फॉर्म आप जानेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सा है, याद रखना 0/0 जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, और एक 0 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0/1 होगा बट 0 की पावर 0 को छोड़कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो हम लोग पढ़ रहे थे आयोटा के बारे में, बताए थे आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए थे। डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सारा चीज यूज होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो फंक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं कि फंक्शन डिफाइन कब होता है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, रिकैप कर लेते हैं। तो बताया गया था बच्चे कि जब भी बाई एक दूसरे वेरिएबल एक्स पर डिपेंड करता हो, ठीक है, बाई डिपेंड करता होगा किस पे, एक्स पे, तो बाई क्या कहलाता है, फंक्शन किसका, एक्स का, ठीक है। बाई इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ एक्स, और इसी बात को डिनोट करते हैं बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से। क्लियर। चलो एग्जाम्पल देके बता रहे थे हम, और बात कर रहे थे डोमेन और रेंज की, ठीक है। चलो तो बात करते हैं डोमेन और रेंज की। उससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेट में फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि सेट में फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये पढ़ना है। चलो तो लिखो सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। देखो हिंदी वाले बच्चे, मीडियम वाले से लिख लेना, फलन की परिभाषा समुच्चय में, ठीक है, समुच्चय में फलन की परिभाषा, ठीक है। लिखो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, ए एंड बी विद टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then there is a function, then there is a function defined, ठीक है। तब एक फंक्शन डिफाइंड होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तब सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है। कब, इफ देखो दो फंक्शन है, ठीक है, ए और बी, कैसा, नॉन एम्प्टी, एम्प्टी मतलब पता है खाली, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है सेट में। सेट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट डे सेट कर लेंगे। चलो बेसिक जाना जरूरी है क्योंकि यूज होगा सब, ठीक है। चलिए तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, जो खाली नहीं है, तब सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइंड होगा। कब होगा ये देखना, ठीक है, अच्छे से। इफ each element of set A, each element of set A, ठीक है, each element किसका, set A का, each element of set A associates with unique element of set B, associates with unique element of set क्या, B, ठीक है। चलो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करना, लिख लो, हिंदी में लिखना है तो ऐसे इंग्लिश ही ट्राई करना लिखने का, ठीक है। माना ए तथा बी, ए कैपिटल बी कैपिटल, ठीक है, माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब एक फलन परिभाषित होगा सेट ए से सेट बी में, तब सेट ए से सेट बी में एक फलन परिभाषित होगा यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। एसोसिएट मतलब क्या, जुड़ा हुआ हो। चलो तो फंक्शन सेट में कैसे डिफाइन करते हैं, ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना कब डिफाइन होगा, इसी मेन लाइन को इंपॉर्टेंट करके देखो, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स देते हैं और बताना कि सेट कब डिफाइंड होगा। जो एग्जांपल्स दे रहे हैं बताना इन दोनों में सेट डिफाइंड है कि नहीं फंक्शन, ठीक है। मान लो सेट ए सेट बी है, इससे एक फंक्शन गिवन है x1 x2 x3, ठीक है, बाई 1 बाई 2 बाई 3। देखो तो ए से बी में फंक्शन गिवन है, x1 सपोज बाई 1 से एसोसिएटेड है, x2 बाई 2 से, x3 बाई 3 से, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि फंक्शन में, किसमें, फंक्शन में x की वैल्यू, ठीक है, किसका वैल्यू, x की वैल्यू, अगर आप x1 पुट किए हो, ठीक है, इनपुट के रूप में क्या रखे हो x1,
तो जो आउटपुट के रूप में आएगा वो क्या आएगा, I1, ठीक है, क्लियर। फिर देखो अगर आप फंक्शन में x2 इनपुट किए हो, क्या इनपुट किए हो, x2, तो जो एसोसिएटेड है बाई 2 से, इसका मीनिंग क्या होगा कि x2 इनपुट करने पर वैल्यू क्या आया होगा, बाई 2 आया होगा। फिर अगर आप x3 इनपुट किए हो, ठीक है, क्या इनपुट किए हो, x3, तो इनपुट करने से जो वैल्यू आया बाई 3, इसीलिए एसोसिएटेड है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बाई 3, इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बतलाए थे कल। सुनो, तो बताना कि ये जो फंक्शन गिवन है ये डिफाइंड है या नहीं। सेट ए से बी में बताया गया था, सेट ए और बी दो सेट है जो नॉन एम्प्टी है, देखो खाली नहीं है, x1 x2 x3 तीन एलिमेंट है सेट ए के, सेट बी के भी कितने एलिमेंट है, 3। तो बताना है ए से बी में जो फंक्शन गिवन है, ठीक है, ए से बी में जो फंक्शन गिवन है ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। तो सुनो क्या बोला गया था, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, किसका ईच एलिमेंट, सेट ए का, सेट ए का ईच एलिमेंट, ठीक है, क्या लिखा हुआ, एसोसिएट्स विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो देखो सेट ए का हर एक एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए, हर एक एलिमेंट किससे, सेट बी के सिंगल एलिमेंट से। बताना जो x1 एलिमेंट है सेट ए का, सेट बी के कितने एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एक। x2 जो एलिमेंट है किसका, सेट ए का, सेट बी के कितने एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एक एलिमेंट से। x3 सेट बी के कितने एलिमेंट से। तो क्या होगा फंक्शन, डिफाइंड या अनडिफाइंड, बोलो, डिफाइंड होगा, फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड, परिभाषित फलन, क्लियर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, बताना इस बार आप लोग, ठीक है, फलन परिभाषित है या नहीं, फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, ठीक है। ए से बी में एक फलन गिवन है x1 x2 x3 बाई 1, ठीक है। चलो बताना, x1 इससे रिलेटेड, x2 इससे, x3 इससे, ठीक है, बताओ, बताना जनाब, ये जो फंक्शन गिवन है सेट ए से बी में ये डिफाइंड होगा या अनडिफाइंड होगा, बताओ। तो देखो क्या देखोगे, जो बोला गया था डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक पढ़ो कि सेट ए का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए, ठीक है, हर एक एलिमेंट है जुड़ा हुआ, चलो है जुड़ा हुआ। फिर क्या बोला गया था कि हर एक एलिमेंट जो है सेट बी के कितना एलिमेंट से, यूनिक सिंगल एलिमेंट से, ठीक है। तो बताओ सेट ए का जो x1 एलिमेंट है, सेट ए का x1 जो एलिमेंट है सेट बी के कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, एक ही एलिमेंट जुड़ा हुआ है ना। बताओ सेट ए का जो x3 एलिमेंट है सेट बी के कितना एलिमेंट से, एक ही एलिमेंट जुड़ा हुआ है। बहुत सारा चीज को अनडिफाइंड बोल रहे होंगे, अच्छे से समझो, सेट ए का जो x2 एलिमेंट दिख रहा है सेट बी के कितना एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है। तो फंक्शन डिफाइंड या अनडिफाइंड, बताओ क्या होगा, ऑफ कोर्स डिफाइंड होगा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन का जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, डिफाइंड फंक्शन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, बताना आप लोग क्या होगा, ठीक है, डिफाइंड या अनडिफाइंड। चलो सेट ए सेट बी एक फंक्शन गिवन है f, ठीक है, x1 x2 x3 बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4, ठीक है। चलिए तो देखिए सपोज x1 जो जुड़ा हुआ है वो बाई 1 से, ठीक है, x2 जो जुड़ा हुआ है बाई 2 से, x3 जुड़ा हुआ है बाई 3 से। बताओ ये फंक्शन a से b में जो गिवन है ये डिफाइंड या अनडिफाइंड, क्या होगा बोलो। कुछ बच्चे कर रहे हैं डिफाइंड, कुछ बच्चे अनडिफाइंड, क्या होगा सोचो जरा, अच्छे से पढ़ लो। क्यों क्यों अनडिफाइंड क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सेट बी का बाई 4 ऐसे ही है अकेला, नहीं, डिफाइंड होगा ये फंक्शन, ठीक है। क्यों सोचो, ईच एलिमेंट किसका बोला है, किसका, कौन से सेट का, ए का ना, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट है जुड़ा हुआ, है जुड़ा हुआ, जो बोला है डेफिनेशन को देख लो, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए है जुड़ा हुआ, क्लियर। फिर बोला है कि सिंगल सिंगल एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए। तो बताओ x1 जो एलिमेंट देख रहे हो इसका सेट बी के कितने एलिमेंट जुड़ा हुआ है, एक ही एलिमेंट जुड़ा हुआ है ना। x1 जो है सेट बी के एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, क्लियर। और जो x2 दिख रहा ये कितना एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ये भी एक ही एलिमेंट जुड़ा हुआ है बाई 2 से, क्लियर। और x3 जो है ये भी कितना एलिमेंट से, ये भी एक ही एलिमेंट से। और इसमें खाली है तो रहने दो ना,
हमको उससे क्या मतलब है, डेफिनेशन में क्या बोला है, इसका हर एक एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए, और वो भी क्या, हर एक का सिंगल सिंगल इमेज होना चाहिए, ठीक है, हर एक का सिंगल सिंगल। चलो बताएंगे वे इमेज क्या होता है। तो बताओ ये फंक्शन जो होगा डिफाइंड क्या अनडिफाइंड, डिफाइंड फंक्शन, क्लियर। नेक्स्ट इस बार बताना क्या होगा, ए पी एक फंक्शन गिवन है ए से बी में, ये एलिमेंट है x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है। ऐसा सोचो x1 सपोज एसोसिएटेड है y1 से, ठीक है, x2 y2 से, तो बताओ क्या होगा फंक्शन, डिफाइंड या अनडिफाइंड, बोलो। ये तो बता दोगे अनडिफाइंड, इजी है। क्यों अनडिफाइंड बताना, क्योंकि x3 एक ऐसा एलिमेंट है सेट ए का जो सेट बी के किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा बोलो, अनडिफाइंड। रीजन पूछेगा तो, क्योंकि बोला है क्या, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, सेट ए का हर एक एलिमेंट, बट x3 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी के किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, बताना। देखो सेट ए बी एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, सपोज इसका एलिमेंट है x1 x2 x3, इसका y1 y2 y3 y4, ठीक है। देखो सपोज ये वाला जो एलिमेंट है x1 ये इससे एसोसिएटेड है, ठीक है, किससे, y1 से, x2 जो है y2 से एसोसिएटेड है, ये इससे और इससे, ठीक है। बताओ ये फंक्शन डिफाइंड या अनडिफाइंड, हाँ सब बता दोगे, इजी है, सबका आंसर सही है। हाँ तो देखो क्यों अनडिफाइंड होगा बोलो, ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा, क्यों, क्योंकि x3 जो एलिमेंट दिख रहा है सेट ए का, जो बोल रहा था ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट, तो ईच एलिमेंट तो एसोसिएटेड है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, बोला था यूनिक एलिमेंट, ठीक है। तो बताओ x3 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी के दो दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड, ठीक है, क्या होगा ये, अनडिफाइंड। क्यों, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नीचे दिख नहीं रहा होगा, देखो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। क्यों अनडिफाइंड होगा पता है ना। चलो तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, नहीं समझ में आया होगा फिर से वीडियो बैक करके देखो, और फिर से अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, फिर से नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। चलो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन हमको पढ़ना था कि सेट ए से बी में फंक्शन डिफाइंड कब होता है, जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, तो फंक्शन क्या होगा, सेट में ए बी से डिफाइंड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो हमको ये जानना था, यहाँ पे सीखना था कि दो सेट में फंक्शन डिफाइंड कब होगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए कि सेट में फंक्शन डिफाइंड कब होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहले उससे पहले जान लेते हैं हम लोग क्या होता है डोमेन, रेंज वगैरह, ठीक है। सुनो, अगर लिखा हुआ है एफ सच दैट ए टू बी, क्या पढ़ते हैं बच्चे इसको, एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है। तो एफ सच दैट ए टू बी अगर लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देयर इज अ फंक्शन, देयर इज अ फंक्शन गिवन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हाँ तो सुनो, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, एफ सच दैट ए टू बी, क्या पढ़ते हैं इसको, एफ सच दैट ए टू बी, इसका मीनिंग क्या हुआ, देयर इज अ फंक्शन गिवन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए सेट से सेट बी में एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। सेट क्या होता है कल पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो सुनो, सेट ए से सेट बी में क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। चलो तो याद रखना, ये जो सेट ए दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको बोला जाता है डोमेन सेट। कौन सा सेट बोलते हैं इसको, डोमेन सेट, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है सेट बी, इसको बोला जाता है कोडोमेन सेट। क्या बोलते हैं इसको, कोडोमेन सेट।
इसको बोलते हैं हिंदी में सह प्रांत और इसको बोला जाता है प्रांत, ठीक है। और सुनो, इसका हिंदी क्या होगा? सेट ए से सेट बी में एक फलन दिया गया है। इसका मीनिंग क्या हुआ? सेट ए से सेट बी में एक फलन दिया गया है। सुनो, अगर ऐसा लिखा हुआ f सच दैट n टू r, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चे? कि नेचुरल नंबर सेट से n क्या है? n कौन से सेट को डिनोट करता है? नेचुरल नंबर का, ठीक है। और r कौन से सेट को? रियल नंबर, ठीक है। तो f सच दैट n टू r का मीनिंग क्या हुआ? कि नेचुरल नंबर सेट से रियल नंबर सेट में एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। और ये जो n है पहले वाला, इसको डोमेन सेट बोलेंगे। और कल कुछ कुछ बतलाए थे, डोमेन का मतलब x का वैल्यू और रेंज का मतलब y का वैल्यू, ठीक है। इसको डोमेन सेट और इसको क्या? कोडोमेन सेट। डोमेन कोडोमेन, पहले वाला जो सेट होगा डोमेन, बाद वाला सेट को कोडोमेन। क्लियर? अच्छे से समझना ये सब चीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, तो समझ में आ गया कि सेट ए से सेट में एक फंक्शन डिफाइन गिवन होगा। कब? जब भी ऐसा लिखा हुआ है f such that a to b, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जब भी ऐसा रहेगा और सपोज सेट ए का एलिमेंट x है और सेट बी का एलिमेंट क्या है? y है, ठीक है। बताना फंक्शन डिफाइंड या अनडिफाइंड? डिफाइंड होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। सुनो, तो y जो है कौन से सेट का एलिमेंट है? b का। y कौन से सेट का एलिमेंट है? b का, ठीक है। तो देखो हेयर y जो यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा y कौन से सेट से बिलोंग करता है? सेट b से, ठीक है। y which belongs to set b is called इमेज। क्या कहलाता है ये? इमेज कहलाता है, ठीक है। किसका? x का, ठीक है। इज कॉल्ड इमेज ऑफ x, और x कौन से सेट का एलिमेंट है? a का। सुनो, ये जो y दिख रहा y कहलाता है इमेज किसका? x का, ठीक है। एंड x बिलोंग्स टू, x जो कौन सेट से बिलोंग करता है? a, ये क्या कहलाता है? इज कॉल्ड प्री इमेज, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? प्री इमेज ऑफ y। ये किसका प्री इमेज कहलाएगा? y जो कौन से सेट से बिलोंग करता है? b से। चलो हिंदी मीडियम वाला लिख लेना, y बिलोंग्स टू सेट b, इमेज कहलाता है x बिलोंग्स टू सेट a का, x बिलोंग्स टू सेट a प्री इमेज कहलाता है किसका? y बिलोंग्स टू सेट b का। तो सुनो, कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कौन सा इमेज है कौन सा प्री इमेज है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, क्लियर हो जाएगा। तो पढ़े होगे प्री का मतलब क्या होता है? प्री मीनिंग पता है? प्री का मतलब पढ़े होगे प्री टेस्ट होता है ना, प्रीलिमिनरी, ठीक है। देखो, तो प्री का मतलब होता है क्या? प्री मतलब पहले। प्री का मीनिंग क्या होता है? पहले, ठीक है। तो प्री का मीनिंग पहले होता है, तो दोनों में पहले कौन है? x। तो जो पहले है वो प्री है, मतलब प्री इमेज, जो बाद में होगा वो इमेज होगा। क्लियर? तो x इमेज, प्री इमेज कहलाता है किसका? y का, क्योंकि पहले है। और y क्या कहलाएगा? इमेज किसका? x का। बताना यहाँ पे एग्जांपल में x1 का इमेज क्या होगा? y1 होगा। x2 का इमेज क्या होगा? y2। आ रहा ना समझ में? प्रॉब्लम होगा तो बोलना, ठीक है। मतलब कमेंट करके बोलना, ठीक है। बोल तो नहीं पाओगे, चलो कोई बात नहीं। कुछ ही दिनों में लाइव हम स्टार्ट करेंगे, जब बच्चे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। तब कमेंट करोगे, जहां समझ में नहीं आएगा फिर बताएंगे, ठीक है। सुनो, तो x3 का इमेज क्या होगा? y3। क्लियर? अगर पूछा जाए y2 का प्री इमेज क्या होगा, तो जवाब होगा x2। क्लियर? देखो, अगर यहां से पूछा जाए कि y1 का प्री इमेज क्या होगा, तो क्या होगा बताना। तो कुछ बच्चे x1 बोलेंगे, कुछ x2, कुछ x3, कुछ बच्चे पूरा बोलेंगे कि x1 x2 x3 तीनों होगा। हाँ, तो तीनों होगा, क्योंकि y1 का प्री इमेज ये भी है, ये भी है और ये भी है। आई बात समझ में? चलो, अगर पूछा जाए x2 का इमेज क्या है, तो y1, x3 का इमेज वो भी y1, इसका इमेज वो भी y1। क्लियर? x1 का इमेज y1, x3 का इमेज y3। क्लियर? अगर पूछा जाए y2 का प्री इमेज क्या होगा, तो जवाब होगा x2, ठीक है। y4 का अगर पूछा जाएगा प्री इमेज,
क्या होगा? तो क्या जवाब होगा? कुछ बच्चे सही बोल रहे हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि बाई 4 जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, चलो समझ में आया इतना बात। ऐसे फंक्शन डिफाइन कब होगा याद रखना, सेट में फंक्शन डिफाइन होने का तरीका। ठीक है, इस मान लो ये सन है और ये फादर है। ठीक है, तो बताओ एक फादर के 3 बेटे हो सकते हैं, पॉसिबल है ना। लेकिन ये वाला फंक्शन हम क्या बोले थे? अनडिफाइंड, x1 x2 बाई 1 बाई 2 बाई 3। ठीक है, दिस ये इससे एसोसिएटेड, ये इससे। बताओ एक बेटे के 2 बाप, सोशल मैपिंग पे क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक बेटे के 2 बाप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो एक बाप के 3 बेटा हो सकते हैं, लेकिन एक बेटे के 2 बाप सोशल मैपिंग पॉसिबल नहीं है। ऐसे याद रखोगे तो हो जाएगा क्लियर। ठीक है, चलो बस समझने के लिए था। चलो नेक्स्ट, तो सेट थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन समझ में आ गया क्या होता है, कौन किसका डोमेन और किसका रेंज। नेक्स्ट, तो पहले वाला जो होगा वो प्री इमेज कहलाएगा, किसका? तो इसका। और जो बाद वाला होगा वो इमेज कहलाएगा, इसका। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, डोमेन वगैरह देख लेते हैं, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, चलो तो डोमेन का मतलब बताए थे बाबू, एक्स का वैल्यू होता है। डोमेन का मतलब क्या होता है? वैल्यूज ऑफ एक्स। और रेंज का मतलब बताते हैं डोमेन। ठीक है, चलो डोमेन क्या होगा? each element of set A, each element of set A is called क्या? डोमेन। सुनो, सेट ए का जितना भी एलिमेंट होगा वो सब क्या कहलाएगा? डोमेन। इन अदर वर्ड्स अगर डेफिनेशन और कुछ तरीके से दोगे तो क्या बोल सकते हो? वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या बोल सकते हो? वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब वो सारे एक्स के वैल्यू। ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। ठीक है, फॉर विच एफ एक्स इज क्या? डिफाइंड। बाबू एफ एक्स कब डिफाइंड होगा ये कल हम डिस्कस कर चुके थे, फिर से बोल देते हैं। कोई भी फंक्शन डिफाइंड तभी होगा जब इनपुट यानी एक्स का वैल्यू रियल अगर पुट करते हैं तो आउटपुट के रूप में भी रियल नंबर अगर आता है तो फंक्शन क्या होगा? डिफाइंड होगा। तो वो सारे वैल्यू एक्स का, वो सारे वैल्यू किसका? एक्स का, जिसके लिए फंक्शन क्या हो? डिफाइंड हो, वो सारा वैल्यू क्या कहलाता है? डोमेन। क्लियर? चलो ऐसे भी देख सकते हो, ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज कॉल्ड डोमेन। क्लियर? ये भी सुनो, तो अगर एग्जांपल एक लेते हैं, सपोज सेट ए और सेट बी। ठीक है, ए से बी में एक फंक्शन गिवन है। क्लियर? x1 x2 x3 बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4। क्लियर? सुनो, तो x1 जो है, सपोज x1 रिलेटेड है किससे? बाई 1 से, x2 रिलेटेड है बाई 2 से, x3 बाई। बताना फंक्शन डिफाइंड है? ऑफ कोर्स डिफाइंड है। क्यों? हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड है। ठीक है, इसका भी एक इमेज, इसका भी एक इमेज, इसका भी, हर एक का एक एक इमेज होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका भी एक बाप, इसका भी एक बाप, इसका भी एक बाप। ठीक है, चलिए तो फंक्शन ये डिफाइंड है। ठीक है, तो बताना इस फंक्शन के लिए, ठीक है, इस सेट के लिए जो फंक्शन डिफाइंड है उसके लिए डोमेन आप बता सकते हो क्या क्या डोमेन होगा? डोमेन का मतलब किसका वैल्यू होता है? एक्स का। किसका वैल्यू? डोमेन का मतलब एक्स का। ठीक है, तो डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यू। एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? सेट ए। बताया था ना, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो बताओ सेट ए का एलिमेंट कौन कौन सा है? x1 x2 x3। तो क्या क्या होगा डोमेन में लिख सकते हैं हम लोग? x1 x2 x3। हम लोग कल पढ़े थे इंटरवल के बारे में। ठीक है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज पढ़े थे। सुनो एक बात, ये जो दिख रहे हो इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है, कौन सा ब्रैकेट? करली ब्रैकेट। ठीक है, करली ब्रैकेट बोलते हैं। करली ब्रैकेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सुनो, करली ब्रैकेट में एलिमेंट को कॉमा द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं। करली ब्रैकेट में एलिमेंट को कॉमा द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं। ठीक है,
लिख लो, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, तो कॉमा द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं एलिमेंट को। सेकंड, रिपीट, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, सपोज x1 दो बार नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। सपोज अगर सेट का एलिमेंट अगर हमको दिखाना होगा 1 1 2, ठीक है, तो ऐसे ना लिख करके हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे 1। अगर पूछा जाए कितना एलिमेंट है तो 3 नहीं, रियली में कितना एलिमेंट है इसमें 2, पढ़ेंगे सेट में। ठीक है कल। चलो तो सुनो, कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि एलिमेंट जो होगा कॉमा द्वारा सेपरेट करके दिखाते हैं। और कल बताए थे क्लोज ओपन का मतलब, अगर ए बी है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से लेकर बी तक वैल्यू होगा, ए से लेकर कहाँ तक, बी तक। और ये ओपन का मतलब क्या हुआ, ए से बी के बीच में होगा। समझो अच्छे से, ए से लेकर बी तक, क्लोज का मतलब ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। ठीक है, ओपन का मतलब ए और बी इक्वल नहीं होगा, लेकिन ए और बी के बीच इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पे ए भी होगा इक्वल, बी भी इक्वल होगा, ऐसा बताया गया था। फिर सुनो, कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, सिंगल एलिमेंट अगर शो करना हो, ठीक है, सिंगल एलिमेंट तो शो कर सकते हैं किसमें, कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, सपोज हमको 2 ही एलिमेंट दिखाना हो, सिर्फ ए और बी दिखाना हो, तो उसके लिए ये यूज नहीं करेंगे। अगर हमारा सिर्फ 2 आंसर है, कौन कौन, ओनली ए और बी, तो कैसे शो करोगे, कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 आंसर है, और इसका मतलब क्या हो कि इनफाइनाइट आंसर है। पढ़े होगे बचपन में 9th 10th में कि 2 रेशनल नंबर के बीच कितना नंबर होगा, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा या इरेशनल। ठीक है, 2 नंबर के बीच कितना नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका मीनिंग हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 वैल्यूज जो दिख रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि ए से लेकर बी तक, और इसका मीनिंग हुआ ए से बी के बीच। ठीक है, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, चलिए, तो ये ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, ये क्लोज, और ये कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, चलिए, तो डोमेन समझ में आ गया, डोमेन क्या होता है, सेट ए का सारा एलिमेंट। ठीक है, फिर क्या बताया, डोमेन का मतलब वो सारे एक्स का वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइंड। फंक्शन डिफाइंड कब होगा, कल बतलाए थे क्या, कि जब एक्स का वैल्यू रियल इनपुट करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू भी अगर रियल आएगा, आउटपुट में भी रियल आएगा। ठीक है, या बाई का वैल्यू रियल आएगा। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है क्या, फंक्शन डिफाइंड। चलिए देखो नेक्स्ट, तो डोमेन समझ में आ गया क्या होता है डोमेन। अब जानते हैं कोडोमेन। ठीक है, चलो, कोडोमेन क्या बतलाए थे, सेट बी का एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड क्या, कोडोमेन। कोडोमेन किसको बोलते हैं, कोडोमेन, सेट बी का ईच एलिमेंट। ठीक है, सुनो, तो ये फोटो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसको देखकर बताना है आप लोगों को कि कोडोमेन क्या क्या है। ठीक है, चलो तो बताना जनाब, कोडोमेन क्या होगा, बोलो कोडोमेन। क्या होगा कोडोमेन, सेट बी का हर एक एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं। स्टार्ट करो, बाय 1, फिर बाय 2, फिर बाय 3। हाँ, हर एक एलिमेंट होगा, क्यों, सेट बी का हर एक एलिमेंट, तो ये भी क्या होगा, बाय 4 भी होगा। ठीक है, तो बाय 1 बाय 2 बाय 3 बाय 4 क्या है आपका, कोडोमेन। चलिए, अब लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, रेंज। रेंज जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो रेंज जानते हैं, रेंज क्या होता है। ठीक है, देखो रेंज, सुनो रेंज क्या होता है, रेंज तो होता है इसी सेट का एलिमेंट होता है। ठीक है, लेकिन कब, चलो लिखते हैं, हिंदी में लिख लेना बच्चे, क्या होगा, सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट को कोडोमेन बोला जाता है। ठीक है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन बोला जाता है। और क्या लिखे थे, एक्स का वैसा मान जिसके लिए एफ एक्स क्या हो, परिभाषित हो, उसे प्रांत कहते हैं, डोमेन कहते हैं। इसका भी हिंदी लिख चुके थे, कोडोमेन का हिंदी क्या, सप्रांत। रेंज का मतलब क्या, परिसर। ठीक है, चलो, तो रेंज क्या होता है, दोज वैल्यूज ऑफ सेट बी, दोज वैल्यूज ऑफ सेट बी। ठीक है, सेट बी का वैसा एलिमेंट। ठीक है, दोज वैल्यूज ऑफ सेट बी
which have at least one pre-images, ठीक है, which have at least one pre-image in set A is, सुनो तो पढ़ो अच्छे से डेफिनेशन, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना। सेट बी का वैसा एलिमेंट जिसका सेट ए में कम से कम एक प्री इमेज हो, जिसका सेट ए में कम से कम कितना प्री इमेज हो, एक प्री इमेज हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये बाई वन, ये एग्जांपल देखे थे आप लोग, बोलो ये भी फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड है, ये भी सिंगल एलिमेंट से, ये भी सिंगल, सब सिंगल से, यानी तीनों का बाप क्या है, एक है। हाँ, एक लड़का का बहुत सारे बाप नहीं हो सकते, एक बाप पॉसिबल है, ये डिफाइंड है, ठीक है। सुनो तो बताना, ये जो दिख रहा है बी सेट का एलिमेंट, ठीक है, तो सेट बी का वैसा एलिमेंट जिसका सेट ए में कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए। तो बताओ, इसका तो है ना कम से कम एक प्री इमेज पूछा था, लेकिन यहाँ तो है कम से कम एक, 3 है, एक से ज्यादा ही है, और ठीक है, तो ये रेंज कहलाएगा। इसे बताओ बाई वन, क्या ये रेंज कहलाएगा? हाँ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक प्री इमेज है सेट ए में, ठीक है। दोज वैल्यूज ऑफ सेट बी विच हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए इज कॉल्ड क्या? रेंज। क्या कहलाएगा? रेंज, ठीक है। तो सुनो बताओ, बाई टू का प्री इमेज क्या है? x2, ठीक है। बाई थ्री का प्री इमेज क्या है? x3, तो क्या बाई थ्री रेंज कहलाएगा? कहलाएगा। बाई टू रेंज कहलाएगा? कहलाएगा। बाई फोर का प्री इमेज क्या है? कुछ नहीं, तो बताओ बाई फोर रेंज कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। सुनो तो बोलो रेंज क्या लिख सकते हो आप लोग? रेंज क्या क्या होगा? रेंज का मीनिंग हो गया किसका? वैल्यू, फंक्शन का, ठीक है। और फंक्शन को लिखते हैं बाई इक्वल टू एफ एक्स करके लिखते हैं ना। तो एक्स का वैल्यू डोमेन कराएगा, बाई का वैल्यू रेंज कराएगा, यानी जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वही बाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू रेंज कहलाता है। तो बोलो रेंज का मतलब बाई का वैल्यू बिलोंग्स टू, बाई बिलोंग्स टू, बोलो रेंज क्या क्या होगा बताना? बाई वन होगा, फिर बाई टू होगा, फिर बाई थ्री होगा, फिर बाई फोर, नहीं बाई फोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाई फोर का एक भी प्री इमेज नहीं है, इसके एक भी बच्चे नहीं है, ठीक है। तो फिर ये रेंज नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में? अब सुनो जनाब, कोडोमेन को देखा जाए और रेंज को देखा जाए, कोडोमेन को और रेंज को। तो ऐसा लग रहा है कि रेंज जो है कोडोमेन का ही पार्ट है। बाई वन, बाई टू, बाई थ्री जो कहां से, इसी का पार्ट ना आया है। चलो तो लिखो रेंज जो होगा सबसेट होगा, ठीक है, किसका? कोडोमेन का। रेंज जो होगा सबसेट होगा कोडोमेन का। ये जो सिंबल देख रहे हो, ठीक है, इसको सबसेट पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे सेट में हम लोग। सुनो ये जो दिख रहा है देखो, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये सिंबल जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? सबसेट। सबसेट का मीनिंग क्या होगा कि इसका सारा एलिमेंट इस सेट में होगा, ठीक है, इसका सारा एलिमेंट इस सेट में होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बताना 1 2, ये एक सेट है A, ठीक है, और B एक सेट है, ये भी 1 2, ठीक है, ये भी क्या है? 1 2। तो बताओ A सबसेट होगा क्या B का? होगा। क्या बोले सबसेट के लिए क्या होना चाहिए? इसका सारा एलिमेंट किसमें होना चाहिए? इसमें। कुछ बच्चे बोलेगा सर यहाँ पे B भी सबसेट है का? हाँ होगा, B भी क्या है? सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसका भी सारा एलिमेंट इसमें है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे कोडोमेन जो है रेंज का सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोडोमेन का सारा एलिमेंट इसमें नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, रेंज को सबसेट बोल सकते हैं, किसका? कोडोमेन का। मतलब क्या हुआ सबसेट का? मतलब कि रेंज जो है उसका पार्ट है, उसका हिस्सा है, मतलब रेंज जो है इसी का कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, या तो इसका सारा का सारा एलिमेंट रेंज हो सकता है। सपोज अगर ये हटा दिए बाई फोर, फंक्शन अभी भी डिफाइंड है हमारा, कोडोमेन क्या हो जाएगा? बाई फोर हट जाएगा। बाई वन, बाई टू, बाई थ्री कोडोमेन,
रेंज क्या होगा, बाई 1 बाई 2 बाई 3। इस केस में क्या है, दोनों बराबर है ना। तो रेंज जो है सबसेट होगा कोडोमेन का। अब बोल सकते हो कोडोमेन में क्या है, रेंज का पार्ट है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो रेंज जो है कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं रेंज जो है सबसेट है किसका, कोडोमेन का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो क्या क्या सीखे हो, पहले फंक्शन सेट में कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। जब दो सेट नॉन एम्प्टी दिया हो, खाली नहीं, ठीक है, तो सेट ए से बी में फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट से जुड़ा हो। फिर क्या पढ़े, डोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज। तो सेट बी का जो एलिमेंट होता है अगर एसोसिएटेड है सेट बी ए से, तो क्या होगा, सेट बी वाला एलिमेंट इमेज कहलाएगा और सेट ए वाला एलिमेंट प्री इमेज कहलाएगा, ठीक है। फिर क्या पढ़े, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। तो डोमेन क्या होता है, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, एक्स का वैसा वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। कोडोमेन क्या होता है, सेट बी का सारा एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं। रेंज, रेंज क्या होता है, सेट बी का वैसा वैल्यू, सेट बी का वैसा वैल्यू जिसका कम से कम एक प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए, एटलीस्ट 1 प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज ये है क्वेश्चंस, y इज इक्वल टू, या फिर f एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, और फंक्शन ये गिवन है 1 2 3 4 -1 पे फिर 4 5 पे भी 3। बताना है आपको ये जनाब कि ये फंक्शन जो गिवन है, ठीक है, और डिफाइंड है या नहीं, ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, और फंक्शन जो f सच दैट रियल टू रियल गिवन है, ठीक है। तो सुनो, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, ऐसा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग हुआ कि ये जो है इनपुट वाला वैल्यू है और ये आउटपुट वाला वैल्यू है, मतलब ये x का वैल्यू और ये फंक्शन का वैल्यू यानी y का वैल्यू, ठीक है। तो वैसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे करके देख लो, बेटा बाप करके चेक कर लो, इसमें तो एक्सपर्ट हो तुम। चलो ए से बी में एक फंक्शन गिवन है, तो बोलो ये जो एलिमेंट है 1 रखने पर आउटपुट क्या आता है, 2 आता है। क्लियर। फिर क्या एलिमेंट 3 रखने पर आउटपुट क्या आता है, 4, मतलब ये इससे एसोसिएटेड है और ये इससे। फिर क्या है -1 रखने पर आउटपुट वाला वैल्यू क्या होता है, 4, मतलब ये भी इसी से एसोसिएटेड है। क्लियर। फिर क्या है 5 इनपुट करने पर आउटपुट क्या आता है, 3 आता है। क्लियर। बताना है ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। तो क्या जवाब होगा आप लोग का, डिफाइंड या अनडिफाइंड, बोलो। कुछ बच्चे डिफाइंड बोल रहे हैं, कुछ बच्चे अनडिफाइंड। सोच लो अच्छे से, सोच लो क्या होगा। चलो बता देते हैं हमें, ठीक है, किस बच्चे का सही है किस बच्चे का गलत है। अभी पढ़े थे दो सेट में फंक्शन कब डिफाइंड होता है, ठीक है। तो बोलो सेट ए का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए सेट बी के सिंगल एलिमेंट से। पहले ये देखो कि हर एक एलिमेंट, ये भी जुड़ा हुआ, ये भी हर एक एलिमेंट है जुड़ा हुआ, एक काम तो क्लियर हो गया पूरा। फिर क्या देखना है कि हर एक का एक एक इमेज होना चाहिए। बताओ इसका इमेज कौन है, सिर्फ 2, एक ही इमेज है ना। 3 का इमेज पूछा जाए तो 4, एक ही इमेज है तो एक ही एलिमेंट जुड़ा हुआ है। -1 कितना एलिमेंट जुड़ा हुआ है, -1 सेट बी के सिंगल एलिमेंट जुड़ा हुआ है ना, इसका भी इमेज 1 है, ये इसका भी इमेज 1 है, यानी कि हर एक एलिमेंट का एक एक इमेज होना चाहिए, ठीक है। हर एक एलिमेंट का सेट में जितना भी एलिमेंट है सबका एक एक इमेज होना चाहिए, तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड। देयरफॉर ये जो फंक्शन f गिवन है वो क्या होगा, डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा। चलो फिर f इज इक्वल टू, एक और फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, 1 -1 1 0 3 4 2 -3। चलो ये फंक्शन है, बताना है कि क्या ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। क्या करो, सेट में बना लो, ए से बी एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो बोलो इनपुट क्या है 1 और आउटपुट क्या है -1, तो 1 किससे एसोसिएटेड है, -1 से। फिर बोलो क्या है 1, आउटपुट क्या है 0, ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है।
3 3 किससे जुड़ा हुआ है? 4 से। चलो फिर 2 किससे रिलेटेड है? -3 से। एक बात बताए थे बाबू कि सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। देखो 1 1 2 बार लिख दिए, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना। क्योंकि जब आप मैप बनाओगे, चेक करोगे, तो आप इसको फिर से 1 लिख दोगे तो क्या होगा, फिर सोच ही नहीं पाओगे, सोचोगे सबका सिंगल सिंगल है। ठीक है, तो बोलो 1 पे -1 भी वैल्यू आता है और 1 पे 0 भी वैल्यू आता है। ठीक है, 1 पे -1 भी और 1 पे क्या, 0 भी। तो सुनो, इसका एक इमेज है, इसका एक इमेज है, लेकिन इसका जो है 2 इमेज है। मतलब कितने बाप? इस बच्चे के 2 बाप। क्या ऐसा आपके सोसाइटी में पॉसिबल है? कुछ बच्चे हाँ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा सोशल मैपिंग पे पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चे के 2 बाप। ठीक है, चलो तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा बच्चे? ये अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसा रहेगा तो हो जाएगा। चलिए तो देखो नेक्स्ट हम लोग नंबर्स थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सेट जो पढ़ोगे उसमें नंबर्स का बहुत यूज है। और आप लोग जो 9th 10th में नंबर्स थ्योरी के बारे में पढ़े हो, जो हम नंबर थ्योरी पढ़ाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। ठीक है, तो इसलिए नंबर थ्योरी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आगे बहुत यूज होगा और आप गलत करोगे। ठीक है, कल भी गलत किए होगे जब पढ़े होगे। तो जब रूट एक्स वाला में √2 की बात आया था तो आप लोग बोल दिए थे √2 क्या है? इरेशनल। इरेशनल है बोलो थे क्या कि रियल नहीं है। ठीक है, याद करो कल वाला वीडियो, जब बोल रहे थे एक्स की वैल्यू 2 रखो तो √x वाला फंक्शन में √2 आया था। बोल रहे थे क्या फंक्शन डिफाइंड है, तो आप लोग बोले थे नहीं। क्यों? क्योंकि √2 क्या आप लोग बोले थे रियल नहीं है। तो मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। कोई बात नहीं, चलो तो नंबर्स थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो बोलो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे? कैपिटल एन। एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर को बोला जाता है। ठीक है, क्या होगा? स्टार्टिंग 1 से 1 2 3 4 ... ये सब क्या होगा? नेचुरल नंबर। कितने नेचुरल नंबर है? इनफाइनाइट। बताना सबसे लीस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? 1। ठीक है, चलो तो नेचुरल नंबर याद रखना कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर ये और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कह नहीं सकते। ठीक है, कितने नेचुरल नंबर है? तो बहुत सारे, अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट। चलो होल नंबर क्या होगा? बताना क्या होगा होल नंबर? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ 0। ठीक है, तो देखो होल नंबर के सेट को W से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या होगा? नेचुरल नंबर इंक्लूड कर दो क्या? 0 0 1 2 3 4 ... ठीक है, ये क्या हो गया? होल नंबर। ठीक है, अच्छे से नंबर एक बार पढ़ लो, सेट में भी यूज होगा और आगे जितने भी पढ़ेंगे सिलेबस हम लोग 2 साल। ठीक है, IIT JEE के लिए सब यूज होगा। जो भी आप क्लास 0 से 10th तक जो भी पढ़े हो, ठीक है, वो सब यूज होने वाला है 2 साल में। ठीक है, चलो ये होल नंबर। फिर चलो पढ़ लेते हैं इवन ऑड भी कर ही लेते हैं अभी। इवन नंबर क्या होता है बोलो? नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय क्या? 2। इवन नंबर को ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ई इज द सेट ऑफ इवन नंबर जो 2 से क्या हो? डिवाइड हो सके। बताओ सम संख्या, पूर्ण संख्या, हिंदी मीडियम वाले, प्राकृत संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, सम संख्या। सुनो तो ई इज इक्वल टू क्या होगा? बताओ इवन नंबर क्या? एग्जाम्पल बोलो। हाँ 2, फिर 4 2 4 6 8, यही सब होगा। अब बताना क्या 0 इवन नंबर है? 0 क्या है? इवन नंबर है या ऑड है? इवन होगा। जो 0 नंबर है, ठीक है, ऑप्शन ए इवन होगा, ऑप्शन बी ऑड होगा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, मतलब ये दोनों ऑप्शन होगा, या फिर नन, या फिर ना ही इवन और ना ही ऑड। क्या होगा आंसर बताओ? जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 0 इज व्हाट? इवन। ई फॉर इवन, ओ फॉर ऑड, बोथ ए एंड बी, इधर इवन और ऑड बोथ होगा या फिर नन होगा। क्या होगा आंसर? सुन लो, बहुत सारे बच्चे गलती भी बोले होंगे आंसर।
ठीक है, सोच रहे हो क्या होगा। सुनो, बहुत सारे बच्चे सही भी बोल रहे होंगे। 0 कैसा नंबर होता है? इवन नंबर होता है, ठीक है, याद रखना, आपसे बहुत यूज होगा। 0 इवन नंबर होता है। बोलोगे इवन कैसे हो गया? देखो क्या होता है, 2 से डिविजिबल, 2 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करो क्या आंसर आएगा? 0। तो डिवाइड हो रहा है ना, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा। जैसे 4 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा आंसर? 2। बताओ 5 में अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा ना, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो आप जैसे इसका वैल्यू लिख दे रहे, 2 मल्टीप्लाई करने से 4 आ रहा तो आंसर 2, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करने से? 0 मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? 0, तो आंसर 0। लेकिन ऐसा कोई नंबर है जिसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाए? नहीं। तो ये क्या है, इवन है कि ऑड है? ऑड नंबर है, ठीक है। क्यों? 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो याद रखना 0 भी 2 से डिविजिबल है, तो हमारा 0 भी क्या है, कैसा नंबर है? इवन नंबर है, ठीक है। बताओ 0 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या कुछ भी नहीं होता है, या दोनों? तो 0 याद रखना ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। क्या तुम्हारा बताओ -8, क्या ये सम संख्या है, इवन नंबर है ये? बताओ। हाँ ये भी होगा। कुछ बच्चे बोले नहीं हमने तो देखा ही नहीं अभी तक, 9 10th पढ़ लिए -8 के बारे में कि इवन नंबर होगा। तो जान लो, ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? -4। तो क्या डिवाइड हो रहा ना, इवन नंबर का डेफिनेशन क्या है? जो नंबर 2 से डिविजिबल हो। तो -8 को जब 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा आंसर? -4, ठीक है। तो याद रखना प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, यानी +6 भी और -6 भी, +8 और -8 सब होगा, ठीक है। 0 भी होगा। 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। 0 कैसा नंबर है? इवन। याद रखना इस बात को, ठीक है, बेसिक जो भी पढ़ा रहे हैं। चलो फिर इवन के बाद ऑड नंबर पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑड नंबर, चलो ऑड नंबर को किससे नोट करते हैं? ओ से। इसमें एक नोट करके लिखना है इवन नंबर में, ठीक है, एक नोट पॉइंट करके लिख लो। देखो जितने भी इवन नंबर है, ठीक है, सबको 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एनी इवन नंबर, क्लास 10th में पढ़े होगे, एनी इवन नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, एनी इवन नंबर। हाँ तुम्हारा पेन पेपर कहाँ है? कॉपी निकाल के बैठो, ठीक है, जब भी पढ़ने बैठो पेन और पेपर लेकर के बैठो और सारा चीज नोट करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये इजी है, पढ़ा हुआ है, हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। हमेशा जब भी पढ़ना पेन पेपर निकाल लो और सारा चीज करके नोट करो। मानते हैं इजी तुमको लग रहा है, ठीक है, आता है, फिर भी एक बार नोट करते चलो, ठीक है, अच्छे से, ताकि एक अच्छे से तुम्हारा बन जाए नोट्स, ठीक है। चलो एनी इवन नंबर कैन बी रिटन, हो सकता है इसमें से कुछ पॉइंट तुमको एक कुछ मिल जाए नया पढ़ने को, ठीक है। एनी इवन नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2n, ठीक है। किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको? 2n के फॉर्म में। वेयर n इज व्हाट? n इज एनी इंटीजर, ठीक है, इंटीजर भी पढ़ लेते हैं। n क्या होगा? कोई भी इंटीजर होगा। चलो n का वैल्यू तुम कुछ भी रखो, n का वैल्यू 0 पुट करो तो 0 × 2 क्या हो जाएगा? 0। 0 क्या इवन नंबर है? n का वैल्यू कुछ और पुट करो, कोई बच्चा n का वैल्यू कर रहा है 3 पुट करिए, तो 3 × 2 क्या होगा? 6, है ना इवन नंबर, ठीक है। अगर इसके प्लेस पे 2 पुट करना हो तो 2 × 2 क्या होगा? 4। कोई बच्चा बोला सर -2 पुट करिए, तो 2 × -2 -4 होगा। तो याद रखना कोई भी इवन नंबर हो 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 2n, बच्चा सोच रहा है 2n, 2r भी लिख सकते हो, 2k भी लिख सकते हो, 2m भी लिख सकते हो, 2n भी लिख सकते हो, लेकिन याद रहे जो मल्टीपल में है r k m, ये क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ भी 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है, ये सब इंटीजर होता है। चलो इवन के बाद देख लेते हैं ऑड नंबर। तो समझ गया ऑड नंबर क्या होगा? जो 2 से डिवाइड ना हो। पढ़े हो बचपन में विषम संख्या, ऑड नंबर, ठीक है। क्या होगा बोलो? 1। क्या -1 हो सकता है? ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। फिर +-3 +-5, ठीक है, ये सारा नंबर क्या होगा? ऑड नंबर होगा, ठीक है। चलो एनी ऑड नंबर, एनी क्या? ऑड नंबर,
कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, बताना, ये बताओ 4 कैसा नंबर है, इवन या ऑड? तो जवाब होगा क्या, 4 एक इवन नंबर है, ठीक है। चलो अगर इसमें आप 1 ऐड करते हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5, जो कि क्या बन जाएगा, ऑड होगा ना। तो याद रखना कि अगर 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं इवन नंबर को, तो 2n में एक ऐड कर दो। बताओ अगर 4 में हम 1 माइनस करते हैं तो क्या होता, 3, ये भी क्या है, ऑड है। तो 2n अगर इवन है तो 1 ऐड करने और 1 सब्ट्रैक्ट करने से क्या बन जाएगा, ऑड नंबर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2n प्लस 1 और या फिर माइनस 1, कुछ भी लिखो चलेगा, ठीक है। 2n प्लस 1 के फॉर्म में या फिर 2n माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ रख के देख लो नंबर, n क्या होगा, इंटीजर, वेयर n इज एन इंटीजर, ठीक है। सुनो n का वैल्यू 3 पुट करो, 3 इंटू 2 क्या 6, 6 प्लस 1 7, वो भी ऑड है। 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5, वो भी क्या है, ऑड है। तो याद रखना इवन नंबर को 2n के फॉर्म में और ऑड नंबर को 2n प्लस 1 या फिर 2n माइनस 1, क्लियर। चलिए -1 की पावर ऑड नंबर क्या बताए थे, -1 होगा, -1 की पावर इवन नंबर क्या बताए थे, +1 होगा, ठीक है। चलो फिर बताना, ऑड को अगर ऑड से ऐड किया जाए तो क्या होगा, इवन। देखो 1 प्लस 3 दोनों ऑड है, क्या होगा 4 होगा ना। माइनस करोगे तो भी क्या है, इवन होगा। फिर देखो ऑड को अगर इवन से ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करो, जैसे 1 माइनस 3, बोलो क्या होगा, सॉरी एक इवन लेना है, ठीक है। ऑड और इवन, इवन क्या 4 प्लस 1 5, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 माइनस 4 क्या -3, ये भी ऑड है ये भी ऑड है, ठीक है। तो ऑड प्लस इवन करो या फिर माइनस इवन करो, क्या आ जाएगा, ऑड। चलिए 3 ऑड इंटू ऑड क्या हो जाएगा, ऑड। फिर 4 ऑड इंटू इवन क्या होगा, बोलो देख लो, 3 इंटू 2 क्या आएगा, इवन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीपल है और मल्टीप्लाई करेगा तो फिर 2 से डिवीजन होगा ही, क्या हो जाएगा, इवन। 5 इवन इंटू इवन, तो ये तो एब्सोल्युटली होगा, क्या होगा, इवन ही होगा। चलो फिर बताना, इवन की पावर इवन, ये भी इवन ही होगा, ठीक है। बताओ ऑड की पावर ऑड रहेगा तो क्या होगा, ऑड ही होगा। ऑड की पावर अगर इवन रहेगा तो भी क्या होगा, ऑड ही होगा, ठीक है, क्लियर। चलो तो ये पॉइंट नोट कर लो और आज रहने देते हैं, लगभग 1 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट डे में नंबर्स थ्योरी को एंड करके, नंबर्स थ्योरी छोड़ना मत, ठीक है, मतलब पढ़ना है अच्छे से, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट डिजिट फाइंड करना, टेंस डिजिट कोई बड़ा नंबर दे देगा ऐसा, सपोज 1 2 3 4 5 7 9 और इसकी पावर कुछ दे देगा 3 4 2 1, पूछेगा इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका पूछेगा मतलब लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा, मतलब इस नंबर का जब एक्सपेंशन करोगे ना तो लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा, ऐसा, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, सारा चीज, ठीक है। तो ये सब बेसिक अच्छे से कर लेना, यूज होगा। और फिर उसके बाद हम लोग सेट पे आ जाएंगे, ठीक है, सेट थ्योरी पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे लॉगरिथम और फिर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलो रहने देते हैं आज।